में ट्रांसपोर्टेशन हम कवर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हाँ, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स ऑलरेडी कवर हो चुका है, रेस्पिरेशन हमने कवर कर लिया है। अगर वो वीडियो चेक कर लेना, ठीक है, लिंक में भी डाल दूँगी, देख लेना। और ये चैप्टर तो मैं बार बार बोल रही हूँ, चैप्टर बहुत इजी है। और सुनो, एक वीडियो में ना हम डिस्कस कर लेंगे इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चन सारे। एनसीईआरटी को स्किप मत करना, चाहे कितनी भी रेफरेंस बुक्स हो आसपास, एग्जाम आइडिया आर्यन और अब तो बस फ्लड हो चुकी है मार्केट इतनी सारी बुक्स से। एनसीईआरटी मस्ट है यार, एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट, बैक क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ इतना दिल से कवर कर लो, काफ़ी हो जाता है, ठीक है। इतना बच्चे इन सबको स्किप कर देते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तलाश में ना, ये जो मेन क्वेश्चन है वही स्किप कर जाते हैं। चलो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग, इंसानों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? कैसे होता है? दिल और खून के थ्रू होता है, ठीक है। ब्लड के बारे में क्या जानते हो? पहला, ब्लड का रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है? क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन होता है। आई गेस मेरी स्पेलिंग गलत ना हो, आई गेस इट्स राइट, HEAMO ग्लोबिन, ठीक है। गलत होगी तो देख लेना, थोड़ा चेक कर लेना। हाँ, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हीम माने आयरन, हीम माने आयरन। जिनके अंदर आयरन की कमी होती है उसे कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। लड़कियों को एनीमिक ज़्यादा होती है लड़कों से, क्योंकि उनको पीरियड्स होते हैं ना, इस कारण से, ठीक है। एनीमिक हो जाएगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की रेंज पूछी थी, किसी को पता है तो बताओ, नहीं पता तो पता करो भाई, हाँ, और अपना भी चेक कराते रहना। चलो, फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन, ब्लड के बारे में हम जानते हैं। हीमोग्लोबिन उसका एक कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट आरबीसी, तो रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। एक होता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? सब तुम्हारे सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ, डोंट वरी। वाइट ब्लड हमें हेल्प करते हैं इन्फेक्शन से लड़ने में, ठीक है। हमें कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तुम्हें वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो डब्ल्यूबीसी का काउंट ना हमारी ब्लड में बढ़ जाता है। तुम ब्लड टेस्ट, डॉक्टर बोलता है ना कि ब्लड टेस्ट करा के आओ, ब्लड रिपोर्ट के बाद हम पहचानेंगे, तो वो देखता है अगर डब्ल्यूबीसी तुम्हारे ब्लड में बढ़ा होता है ना, तो समझ जाता है कि बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रही है। तो ये सोल्जर्स है हमारी बॉडी के, और ये इम्यूनिटी का हिस्सा है। इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। तुमने देखा होगा कुछ लोग का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, साल में बस 2 बार बीमार पड़ते हैं, 2 या 3 बार। कुछ लोग का इम्यून सिस्टम बड़ा वीक होता है, आइसक्रीम खाते ही उनका गला खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, मतलब इम्यूनिटी जितनी अच्छी है ना, उतना अच्छा डब्ल्यूबीसी का वर्किंग मैकेनिज्म होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, बचपन से इम्यूनिटी डेवलप होती है। जैसे कि एक थ्योरी है कि बचपन में बच्चा जितना बाहर खेलेगा, जितना मिट्टी वगैरह में खेलेगा, उसका इम्यून सिस्टम उतना वेल डेवलप हो जाएगा। और कुछ ज़्यादा ही उसने खेला मेला नहीं, उसकी बॉडी में चीज़ें नहीं गई जिसके कारण इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, तो वो थोड़ा सा वीक रह जाता है इम्यून सिस्टम से, ठीक है। और फिर उसके बाद इम्यून सिस्टम के बारे में बता दिया, इम्यूनिटी बता दिया, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी में विटामिन सी का बहुत अहम रोल होता है, बी का भी होता है। एक्चुअली पता है क्या होता है बच्चों, बी और सी ना हमारी बॉडी सेव नहीं कर सकती, ठीक है। पानी में डिजोल्व होकर ना टॉयलेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं, तो इसलिए हमें बी और सी ना खाते रहना चाहिए। तुमने देखा होगा बी और सी की कैप्सूल इतनी फेमस हो गई थी कोविड के दौरान। बी और सी खाते रहो, क्योंकि हमारी बॉडी में ना सेव नहीं हो सकता, बाकी जितने भी विटामिन है ना वो सेव हो जाते हैं टिश्यूज़ में, पर बी और सी नहीं हो पाते, इसलिए हमें रेगुलर बेसिस पे बी और सी को लेते रहना चाहिए। और वैसे भी विटामिन बी की कमी होती है तो क्या होने लग जाते हैं? छाले, माउथ अल्सर होने लग जाते हैं ना मुँह में। चलो, विटामिन सी हमें खट्टी चीज़ों से भी मिलता है। एक ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे। लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना फिर तो तुम्हें ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा नया नया नहीं लगेगा, एक बार सब चीज़ सुनी होगी। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और तीसरी चीज़ खून में क्या होती है? प्लेटलेट्स से क्या होता है? क्लॉटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें चोट लगी होगी, तुमने नोटिस किया थोड़ी देर बाद अपने आप ही खून रुक जाता है। खून कैसे रुकता है? ड्यू टू दीज प्लेटलेट्स। जब डेंगू हो जाता है तो ये प्लेटलेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स की कमी बहुत डिजास्टर्स हो सकती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हुई तो खून बहता ही रह जाएगा, ठीक है। वन माइट ब्लीड टू डेथ, हो सकता है कि उसको इतना खून निकले कि उसका खून ख़त्म हो जाए, खुद ख़त्म नहीं मतलब डेथ हो जाए, ठीक है। खून इसलिए हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है क्योंकि खून का एक पार्ट हीमोग्लोबिन भी, और हीमोग्लोबिन किस लिए हेल्पफुल होता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो ठीक है, हम समझे अभी तक ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं। साइड में फ्लो चार्ट बनाओ और लिख डालो ये 3 चीज़ें। फ्लो चार्ट पेन बनाने के लिए पेंसिल यूज़ करना, पेन भी यूज़ कर सकते हो। मेरा कहना मैं ये चाहती हूँ कि लिखते रहो बुक में, जो मैं बता रही हूँ ना, साइड साइड में कहीं लिखते रहो। कल को खुद बुक खोलोगे तो एक तो पढ़ी हुई लगेगी, मेंटल सेटिस्फैक्शन भी होता है, और थोड़ा ना ध्यान यही रहता है, नहीं तो हमारा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर, बहुत चंचल मन होता है ना, कभी कुछ और सोचने लग जाता है, कभी कुछ और सोचने लग जाता है। चलो,
तभी मैं भी लिखती रहती हूँ और समझाने के लिए भी मैं भी लिखती हूँ। देखो, ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल है, रेड क्यू है, हीमोग्लोबिन के कारण रेड है। हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट होता है हीम माने आयरन, ऑक्सीजन को कैरी करता है, आयरन को ऑक्सीजन से बहुत प्यार होता है। फिर उसके बाद होता है, प्यार को बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में एफिनिटी बोलते हैं। फिर आता है WBC माने वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का काम होता है इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना है, कि इम्यून सिस्टम मतलब फाइटिंग करता है कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाए तो उससे। फिर उसके बाद होता है प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, क्लॉटिंग करता है, हमारी ब्लड कोई ओवरफ्लो ना हो जाए ब्लड का, उस चीज़ को रोकता है, क्लॉट बना देता है, थक्का बना देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये तीनों चीज़ें एक मैट्रिक्स में, एक मीडियम में बहती है, उसका नाम होता है प्लाज्मा। उसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें ब्लड समझ आया। अब हम ट्रांसपोर्टेशन का एक कंपोनेंट क्लियर हो गया ब्लड। अब हम पढ़ेंगे दिल के बारे में, दिल कैसे काम करता है, ठीक है। दिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुमसे क्वेश्चन पूछूं, दिल इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में या दिमाग? अगर दिल चलता रह गया और दिमाग बंद हो गया तो क्या होता है, उस कंडीशन को कहते हैं कोमा में चले जाना। हाँ, और दिमाग बंद हो गया और दिल चलता रहा, ये तो मैंने बता दिया, उस कंडीशन को कोमा कहेंगे। तो तुम्हें लगता है कि हम दिमाग के बिना काम चला सकते हैं? ये क्वेश्चन है मेरा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन लगता है। मुझे तो लगता है दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल के जितना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक मशीन में प्लग्ड इन रहना थोड़ा सा मतलब मुश्किल ही है यार, हमारे लिए भी, फैमिली के लिए भी। चलो स्टार्ट करते हैं। आवर पंप इज़ आवर हार्ट। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं रह गया, देख लेते हैं। हमने देखा है प्रीवियस सेक्शन में, मेनी ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्टेड। अच्छा देखो, ऑक्सीजन इज कैरिड, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में डिजॉल्व फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट मतलब जो वेस्ट होगा, जो गंदगी होगी, वो लेके जाएगा किसके पास, लंग्स के पास लेके जाएगा, सॉरी किडनी के पास लेके जाएगा, किडनी उसको बाहर निकालेगा, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन आरबीसीज उठा के, या रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स उठा के घूमते हैं। सॉल्ट हो गया, ये भी ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। और अब इन सबको पंप करने के लिए हमें चाहिए क्या, हार्ट चाहिए, HERT, हार्ट चाहिए, दिल चाहिए, ठीक है। अब दिल के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल का डायग्राम देख लो, कभी कभी स्कूलों में तो पूछ लेते हैं, CBSE कभी कभी पूछ लेती है, उसमें आ जाता है यार ये क्या कहते हैं, लेबलिंग में आ जाता है, थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इजी है, देख लो। कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बहुत इजी। सबसे पहले ये फ्लो देखो कहाँ से कहाँ हो रहा है, खून यहाँ को आएगा, यहाँ से घूम के यहाँ को बाहर चला जाएगा, और एक फ्लो हम देख रहे हैं यहाँ को आ रहा है और अंदर से होते हुए यहाँ जा रहा है। ये एरोज से तुम्हें आइडिया हो गया खून का फ्लो कैसे है। एक है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, वीना कावा, ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और सेप्टम इज़ द डिवाइडिंग वॉल। तो हमारा जो दिल है वो बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। ये है लेफ्ट एट्रियम, जो हमारा राइट होता है वो बुक का लेफ्ट होता है, थोड़ा ध्यान रखना, तुम अपने साइड से भी देखना, जो हमारा राइट होता है वो बुक का लेफ्ट होता है। ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली यहाँ पे राइट एट्रियम होगा और राइट वेंट्रिकल होगा। ये डायग्राम बना लेना बुक में छोटा सा। ये हमारा हिस्सा हमारा दिल 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। रीज़न बीइंग ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ घुल मिल ना जाए, इस कारण से ये डिवाइडेड रहता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं जो डिवीजन के लिए वॉल है उसे कहते हैं सेप्टम। उसको क्या कहते हैं, सेप्टम, ये डिवाइडिंग वॉल है, लिखा भी हुआ है। फिर उसके बाद आर्टरीज और वेन्स होती है जो खून लेके आ रही है और खून लेके बाहर को जा रही है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है। ओके, ये वाला जो पैराग्राफ में पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना। हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, हमारी फिस्ट के साइज़ का है। मुट्ठी को बंद करके देखो, जितना मुट्ठी बंद करके जो साइज़ आ रहा है ना, तुम्हारा दिल उतने ही साइज़ का होगा। सोचो इतना सा छोटा सा है पर कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर है। क्यों चैम्बर है, ये प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट माने रोकता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो जाए। एक ब्लड जिसके अंदर CO2 है, एक ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन वाला ब्लड आया होगा ना, लंग्स के थ्रू आया होगा, लंग्स से हमने सांस लिया, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया, लंग्स के पास एल्वुलाई में आया, एल्वुलाई के चारों ओर ब्लड वेसल्स थे, ये ब्लड वेसल्स ने इस ऑक्सीजन को उठाया और लेके गया हार्ट के पास, हार्ट ने फाइनली से पंप करा, और जो बॉडी के सेल्स ने यूज़ कर लिया ब्लड ऑक्सीजन, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में।
वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर फर्दर बाहर निकलने के लिए जाएगा लंग्स के पास। तो ये दोनों ब्लड एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, इस कारण से हार्ट में हमने 4 चैम्बर बना दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन ब्लड इज पम्प्ड रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम प्रोसेस देखते हैं, वी कैन फॉलो द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। सबसे पहले कहाँ पे आएगा, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। सबसे पहले कहाँ आता है ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आता है, यहाँ को आ रहा है, देखो ये दिख रहे, ये आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स होगा, अच्छा जब ब्लड जिस एट्रियम या वेंट्रिकल में आएगा, जिस चैम्बर में आएगा ना, वो रिलैक्स होगा तब। जब ब्लड जिस चैम्बर में आएगा वो चैम्बर रिलैक्स होगा, ठीक है। और जब उससे बाहर को जाएगा तो वही चैम्बर कॉन्टैक्ट करेगा, कॉन्टैक्ट माने सिकुड़ने की कोशिश करेगा ताकि ब्लड को बाहर भेज सके। फिर से मैं बोलती हूँ, जब ब्लड जिस चैम्बर के अंदर आता है वो चैम्बर रिलैक्स करता है, और जिसके थ्रू बाहर जाता है वो क्या करता है, वो तब क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है। ब्लड घुस रहा है अंदर तो चैम्बर रिलैक्स्ड है, जब ब्लड उसी चैम्बर को ब्लड को बाहर निकालना पड़ेगा तो चैम्बर कॉन्टैक्ट करेगा। यहाँ तक समझे। फिर उसके बाद आता है व्हेन द मस्कुलर चैम्बर, ये मैंने बता दिया, यहाँ से नीचे को जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट करेगा, और जिसमें जाता है वो रिलैक्स करता है। तो ये ना थोड़ा बुक में लिख लो, साइड में लिख लो। जब एंट्री होती है ऑफ ब्लड तो जो चैम्बर होता है वो चैम्बर रिलैक्स करता है, ठीक है, रिलैक्स करता है। और एक और चीज़ लिख लो, एग्जिट जब करता है ब्लड तो चैम्बर कॉन्टैक्ट करता है, क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, व्हेन द मस्कुलर चैम्बर कॉन्टैक्ट्स द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द बॉडी। ऐसे ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी ऊपर आ रहा है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का सारा राइट एट्रियम के थ्रू, राइट वेंट्रिकल के थ्रू दिखाया जा रहा है। तुम्हारी बुक में ये चीज़ ध्यान रखना, ब्लू कलर का माने मतलब है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और रेड या ऑरेंज कलर का मतलब होता है कि स्ट्रॉ से कलर का जो कलर्स दिखा रखे इसका मतलब होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये वाला सारा ऑक्सीनेटेड ब्लड का काम इस साइड हो रहा है, और इस साइड जो ब्लू कलर का दिखा रखा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हो रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। और वेल्व्स होती है यहाँ पे ना, हमारी हार्ट में बहुत सारी वेल्व्स होती है। वेल्व का काम होता है कि खून उल्टी डायरेक्शन में गलती से ना बहने लग जाए, इस चीज़ को प्रिवेंट करती है। हमारा हार्ट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। जल्दी से रिवीजन सुनो। हमारा दिल 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, उन 4 हिस्सों को चैम्बर्स कहा जाता है। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डील करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और जो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है वो डील करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड से। दूसरी चीज़, हमारे हार्ट के अंदर वेल्व्स होता है। वेल्व क्या करता है, बैकवर्ड फ्लो को रोक देता है, खून उल्टी डायरेक्शन में ना फ्लो होने लग जाए, इस चीज़ को इंश्योर करता है। तीसरी चीज़ याद रखनी है कि एक चीज़ और थी यार, मैं दिमाग से जस्ट अभी स्लिप हो गई, चलो याद आएगी तो बताऊँगी, अभी बिल्कुल स्लिप हो गया। हाँ अच्छा, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। फिर एक चीज़ और है, लेफ्ट एट चैम्बर रिलैक्सेस सो द ब्लड ट्रांसफर व्हेन द कॉन्टैक्ट। एक ना पॉइंट है जो यहाँ छूट रहा है, मैं बता देती हूँ। देखो, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से आता है, इसलिए जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती है काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। देख रहे हो, रेड कलर जो है नीचे नीचे मोटा है, ताकि अब बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए वॉल्स को मोटा बनाया गया है, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर करता है द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन एंटर्स, अब ऑक्सीजन किस में आ गया है, ब्लड के अंदर आ गया है। सेपरेशन लेफ्ट साइड से इंश्योर करता है ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड मिल ना जाए। ये यूज़फुल होता है जिनके पास ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जैसे हम जैसे एनिमल्स को, हमें बहुत एनर्जी चाहिए तो हमें सेपरेशन ज़रूरी होता है। पर जो एनिमल जिनको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है ना, वो क्या करते हैं, उनमें इतना डिवीजन नहीं होता है। जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर देखिए तो 3 चैम्बर हार्ट चाहिए होता है। इनके पास जो हार्ट में कितने चैम्बर है, वो 3 ही चैम्बर है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड को टॉलरेट कर सकते हैं। फिशेस के बारे में बात करें, इनके पास सिर्फ 2 ही चैम्बर है, ठीक है। और ब्लड इज पम्प टू द गिल्स एंड ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारे पास 4 है, एम्फीबियंस रेप्टाइल के पास 3 है, और मछलियों के पास तो सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन, द ब्लड गोज वंस थ्रू द हार्ट एंड द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल। अच्छा, जो फिशेस है उसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन देखा जाता है, पर हमारे यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड 2 बार हार्ट के अंदर से निकल रहा है, तो इस कारण से इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाली चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारे पास लंग्स है, आर्टरीज दिखा रखी है, वेन्स दिखा रखी है, ये लंग है, ये हार्ट है, ये वीना कावा दिखा रखा है। वीना कावा को ऊपर ढूंढ लो, देखो वीना कावा है ना,
ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी दिखा रखी है, पुल्मोनरी वेन्स दिखा रखी है। बच्चों एक चीज़ को ध्यान से सुनो, जो वेन्स होती है ना वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। वो क्या लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। और जो आर्टरीज होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। क्या लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। पर दो एक्सेप्शंस है जो तुम्हें दिमाग में रखनी है। पुल्मोनरी वेन, लाल रंग का अभी मैंने बताया था, लाल, येलो, ऑरेंज, ये सब क्या दिखा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पुल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जो कि क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। पुल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। हमें पता है आर्टरीज और वेन में डिफरेंस पता लग गया है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। पर दो एक्सेप्शंस है जो हमें याद रखना है। एक्सेप्शंस माने ये नॉर्मल चीज़ से अलग है थोड़ा, कि पुल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, नाम पुल्मोनरी याद रखना, और पुल्मोनरी आर्टरी होने के बावजूद वो डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है। तो देखो अब एक बार ये डायग्राम लास्ट पढ़ लो, फिर थोड़ा सा ही पार्ट रह जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, ब्लड तुम्हारा लंग के कैपिलरीज के थ्रू आ रहा है। ये देखो लंग्स की एक कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल के पास आता है, दिल वापस से उसको घुमा के बॉडी में भेज देता है, बॉडी उसको यूज़ करती है, फिर वापस से वो लंग्स के पास ले आता है वही खून, और खून वो लंग वापस से लंग्स के पास आता है। जब बॉडी ने यूज़ कर लिया तो वो वापस से ब्लड उसको ले जाएगा हार्ट के पास, हार्ट वापस से भेज देगा लंग्स के पास, और लंग्स क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, CO2 को ले लेंगे, CO2 को एक्सहेल करा देंगे। एक बार हम CO2 को बाहर छोड़ते हैं और उसी टाइम में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है वो वापस से आता तो लंग्स के थ्रू है, लंग्स के थ्रू जाता है दिल में है, और दिल से फिर फाइनली ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, एक बार ये जो बात मैंने पिछले 2 मिनट 1 मिनट में बोली, ये फिर से सुनना, 2 बार सुनना, एक बार ये क्लियर हो जाएगा, ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा हार्ट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आता है ट्यूब्स, 3 ट्यूब्स है। ठीक है, एक होती है वेन्स, एक होती है आर्टरीज, और एक होती है कैपिलरीज। एक क्या होती है, कैपिलरीज होती है, एक वेन्स होती है और एक आर्टरीज होती है। कैपिलरीज और तीनों में फ़र्क देखो, पहले मैं तुम्हें ऐसी बता देती हूँ, फिर हम पढ़ लेंगे उसमें क्या लिखा है। देखो वेन्स वर्सेस कैपिलरीज वर्सेस आर्टरीज, ये सारी ट्यूब ना हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी। ठीक है, अब देखो वेन्स का काम क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, थिन वॉल्ड होती है। कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है। ठीक है, कैपिलरीज बहुत थिन होती है, ये ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड, जैसी जहाँ की डिमांड होगी वो ले जाएगी वहाँ पे वैसा ब्लड। ठीक है, एक साथ नहीं ले जाती मिक्स करके, मत सोच लेना, इसका मतलब है या तो ये ले जाएगी या फिर ये, दोनों ले जाती है। ठीक है, दोनों ही ले जाती है। एक मिनट रुको, फिर उसके बाद आता है आर्टरीज क्या ले जाती है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और इसकी वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है प्लस थिक वॉल्ड होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो हार्ट भेज रहा है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से आता है, आर्टरीज फट ना जाए इस कारण से उनकी वॉल को हम थिक बना देते हैं, और इसमें वेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, वाल्व्स का भी काम बताया था कि ब्लैक फ्लो को रोक देती है। यहाँ तक समझ गए, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, कैपिलरीज दोनों ही ले जाती है डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम पे, और बहुत सबसे थिनेस्ट वॉल की होती है, सबसे पतली जो होती है कैपिलरीज होती है, फिर वेन्स होती है, और सबसे मोटी आर्टरीज होती है। वेन्स की वॉल्स काफ़ी थिन होती है क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रेशर से नहीं आता है, आर्टरीज की वॉल थिक होती है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से आता है। चलो इसको क्लियर कर देते हैं। फिर उसके बाद ऊपर आते हैं, हमने पढ़ लिया ट्यूब्स के बारे में, देख लो ऑन रीचिंग द टिश्यू डिवाइड होती है स्मॉलर, जैसे कैपिलरीज कहते हैं, देख लो कुछ मिस तो नहीं हो गया, थिक वॉल होती है, इलास्टिक होती है, वेन्स कलेक्ट करती है डिफरेंट ब्लड, ये सब मैंने बता दिया। अब आता है
प्लेटलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम देखिए, कभी भी इंजर्ड पर्सन जब ब्लीड करने लग जाता है तो लॉस ऑफ ब्लड होता है। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए प्लेटलेट्स को यूज़ करा जाता है। प्लेटलेट्स क्या करती है, वहाँ पे प्लग इन कर देती है, उस जगह को प्लग इन कर देती है ताकि ब्लड बाहर ना जाए। प्लेटलेट्स हैज़ अ सर्कुलेट, और प्लेटलेट्स चारों ओर घूमते रहते हैं हमारी बॉडी में। अगर कहीं अंदर इंटरनली कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी प्लग इन कर देती है। फिर उसके बाद आता है लिम्फ। प्लेटलेट समझ गए ना, क्लॉटिंग में हेल्प करती है। क्लॉटिंग सिर्फ बॉडी के बाहर नहीं, बाहर बॉडी के बाहर हुआ तो क्लॉटिंग, और बॉडी के अंदर भी कोई लीकेज हो जाता है तो उसको बंद कर देती है। फिर आता है लिम्फ। लिम्फ बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तो आज तक हमेशा सुना है, लिम्फ नहीं सुना ना। लिम्फ के बारे में पढ़ लेते हैं। लिम्फ को कहते हैं लिम्फ एक फ्लूइड है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और इसे टिश्यू फ्लूइड का नाम कहा गया है। थ्रू द पोर्स ऑफ द वॉल, कभी कभी क्या होता है, कैपिलरीज की वॉल से थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा लीक हो जाता है, प्रोटीन लीक हो जाता है, ब्लड सेल एस्केप हो जाते हैं और आसपास के टिश्यू की स्पेस को भर देते हैं। क्या होता है, फिर से सुनो, कभी कभी कैपिलरीज के पतली पतली वॉल से थोड़ा सा प्लाज्मा, थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा ब्लड लीक हो जाता है और आसपास की स्पेस को वो ब्लड भर देता है। तो हमने एक और ट्यूब का सिस्टम बना रखा है जो ये जितना भी एक्स्ट्रा भरा हुआ चीज़, एक्स्ट्रा लीक हो गया है, इसको वापस से कलेक्ट करेगा और ड्रेन कर देगा। फिर से मैं बोलती हूँ, हमने एक अलग से सिस्टम बना रखा है ट्यूब्स का, जो कि ये एक्स्ट्रा जितना भी ब्लड है, बाहर चीज़ निकल आई है, इसको कलेक्ट करेगा और ड्रेन करेगा। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, लिम्फैटिक सिस्टम। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, लिम्फैटिक सिस्टम। एक लास्ट बार बोलूँ, देखो हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कभी कभी कैपिलरीज के थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट जब होता है तो लीकेज हो जाती है और वो चीज़ें कहाँ, इंटरस्टिशियल जो टिश्यू के बीच में जगह है वहाँ पे भर जाती है। तो हमने एक पूरा सिस्टम बना रखा, हमारी बॉडी में पूरा सिस्टम है जो कि ये जो एक्स्ट्रा लीक हो चुका है ना, इस मटेरियल को कलेक्ट करके जगह पे डाल देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद लिम्फ वेसल फाइनली ओपन लार्जर वेन। लिम्फ्स के अंदर क्या क्या होता है, डाइजेस्टिव एब्जॉर्ब फैट्स होते हैं इंटेस्टाइन से जो कि ड्रेन हो जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बैक टू द ब्लड। ये तुम्हारा लिम्फ खत्म होता है। इंसान का ट्रांसपोर्टेशन भी हमने कवर कर दिया है नॉर्मल। अच्छा, यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल समझ लो। देखो मेरा लॉजिक जो मैंने अपने टाइम में सिस्टोल और डायस्टोल को जिस तरीके से लर्न किया था वो ये था कि तुम भी देख लो, अगर तुम्हें हेल्प हो जाए तुम भी ऐसे लर्न कर लेना। थोड़ा फनी है बट इट माइट हेल्प। देखो जब हम मर जाते हैं, ठीक है, जब हम मर जाते हैं तो हम कहते हैं ना डाई इज़ डेथ, ठीक है, मर गए। जब हम मर जाते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, किसी बात की टेंशन नहीं, वी आर डन विद द वर्ल्ड, है ना। तो डायस्टोलिक स्टेज में हमारा जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं। कैसे होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। वेयर एज सिस्टोलिक स्टेज में, सिस्टोल में वो क्या होते हैं, सिस्टोलिक स्टेज में वो कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, सुकुड़ रहे होते हैं ताकि खून दूसरे चैम्बर में जाए, ठीक है। लॉजिक समझे, तुम कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे बता रखा है, प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी जब वेंटिकुलर सिस्टोल होता है, सिस्टोल माने कॉन्ट्रैक्शन, उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर होता भी कम है, 80 mmHg होता है, Hg माने मरकरी, ठीक है। तो डायस्टोलिक वाला लॉजिक समझ गए, मर जाओगे तो रिलैक्स हो जाओगे। तो जो डायस्टोलिक स्टेज तब होती है जब वो वेसल्स एकदम रिलैक्स स्टेज में होते हैं, और सिस्टोलिक स्टेज कब होती है, जब वेसल काम कर रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट स्टेज में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ही बताना था। एक बार रीड कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। लॉजिक जो बताया दिमाग में रखना। अब रह गया तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। मैं चाहती नहीं ये वीडियो बहुत लंबा हो। बाय बाय। मुझसे कनेक्ट हो जाना इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। और कुछ समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एक वही तरीका है जिससे मुझे पता लगता है कि तुम तक मैं पहुंची और तुमको कुछ समझ आया।